गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करी थी हमने, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D हमने डिस्कस कर लिया था। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D हमने डिस्कस कर लिया था कि सपोज ए वेक्टर था जिसको हम कंपोनेंट की फॉर्म में रिजोल्व करते थे। एक्स एक्स में कंपोनेंट ax, y एक्स में कंपोनेंट ay, और फिर हमने उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा था a वेक्टर इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप। उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया था वो हमने डिस्कस कर लिया था, और डायरेक्शन हम थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने जनरल को छोटे मोटे नंबर हेल्प भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ठीक है। हमें 3D में इमेजिन करना होगा सारा, हमें 3D में सोचना होगा, तब जाके हमें ये अच्छे से क्लियर हो गया। तो हमें वही a वेक्टर को इन 3D आपको रिजोल्व करना है। सपोज आपके पास एक a वेक्टर है जिसको 3D में रिजोल्व करना है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए देखो अपन 3D में 3 डायमेंशंस ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये आपकी x एक्सिस है, इसको आप बोलोगे y एक्सिस, और z एक्सिस को आप इस डायरेक्शन में डिनोट कर देते हो, ठीक है। एक्चुअली में z एक्सिस ऐसे होती है जिसको आप ऐसे दिखाते हो। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। x y z एक्सिस एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। सपोज 3D में मतलब हवा में है कोई पॉइंट, एक वेक्टर जिसको मैं यहां दिखाऊंगा, ये पॉइंट जो P है ना वो 3D में है, ये बीच में है। जैसे मैं इस वाली बॉल को x एक्सिस मान लूं, इसको y एक्सिस मान लूं, तो ये वाली बीच वाली ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये आपकी z एक्सिस और ये वाली y एक्सिस। तो आपका जो पॉइंट है वो 3D बीच में हवा में है। तो ये P पॉइंट हमने हवा में ले रखा है, और सपोज ओरिजिन से हमें जिस वेक्टर को रिजोल्व करना है उसकी जो पोजीशन थी वो a वेक्टर थी, ऐसे इस तरह से आपने डिनोट किया उसको, ठीक है ना। a वेक्टर को आपने ऐसे दिखाया 3D में, हवा में दिखाया उसको। अब मुझे इस a वेक्टर को तीनों कंपोनेंट 3D के जो कंपोनेंट है x में ax, y में ay और z में ax, इसमें रिजोल्व करना है। मतलब मुझे a वेक्टर इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप ये फाइंड आउट करना। मुझे पता है यही आएगा आंसर, बट मैं ऐसे इससे 3D मतलब इससे डायमेंशन से हम इस a वेक्टर को रिजोल्व करेंगे, ठीक है। हमें यह भी पता रहना चाहिए कि a वेक्टर x एक्सिस से अल्फा एंगल पे है, y एक्सिस से बीटा एंगल पे होगा और z से गामा एंगल पे, ठीक है ना। मैं x एक्सिस से इस एंगल की बात करूं तो ये मेरा अल्फा है, y एक्सिस वाला जो एंगल है वो बीटा है, सॉरी y एक्सिस से ये जो एंगल बन रहा है a वेक्टर का वो बीटा है, और z एक्सिस ये जो है इससे जो एंगल है वो गामा मान लेते हैं। अल्फा बीटा गामा, x एक्सिस से अल्फा एंगल, y एक्सिस से बीटा एंगल और z से गामा एंगल पे a वेक्टर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा रिजॉल्व करने के लिए, ये वाला जो प्लेन है एक्सियल प्लेन P पॉइंट से, इस पॉइंट से इसमें नॉर्मल डालना है। क्या डालना है बेटा? नॉर्मल। उसके बाद P पॉइंट से आप y एक्सिस पे भी नॉर्मल डालोगे, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री। फिर आप इसको पैरेललोग्राम के जैसे सोचोगे कि ये आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा इस तरह से। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, इसको आपने P बोला, इसको मैं Q बोलता हूं। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने R बोल दिया। P, Q, R और O, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। X एक्स का जो कंपोनेंट होगा उसको हम AX से डिनोट करेंगे, Y एक्स का जो कंपोनेंट होगा उसको हम AY से डिनोट करेंगे जिसमें रिजोल्व करना, और Z वाले को हम किससे डिनोट करेंगे? AZ वेक्टर से। Z वाले को हम किससे डिनोट करेंगे? AZ वेक्टर से। ध्यान से देखो, आप इधर भी नॉर्मल डालोगे, इस पे भी आप नॉर्मल डाल दोगे Q पॉइंट से, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। इसको मैंने O और इस तरफ भी नॉर्मल डालोगे आप इससे, P, Q, R, S, इसको आप T से डिनोट कर लो, इसको आप U से डिनोट कर लो, ठीक है ना। कुछ भी मान लो, इसको U मान लिया, इसको T मान लिया, और यहाँ पे भी आपने नॉर्मल डाला होगा। ये आपने 3D में इस तरह से इसको डिजाइन कर दिया। ध्यान से देखो, इस वाले पैरेललोग्राम को ध्यान से देखो। ये आपका OQ वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन इधर है, ये आपका QP वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ऊपर, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये और ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। अगर ये ऊपर की तरफ AY है तो ये भी आपका AY वेक्टर होगा। अगर मैं ध्यान से इस ट्रायंगल को देखूं, यूजिंग ट्रायंगल OPQ, अगर मैं इसमें ट्रायंगल लॉ यूज करता हूं, ट्रायंगल लॉ, कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ। तो ध्यान से देखो, ट्रायंगल लॉ क्या कहता था कि ट्रायंगल की दो साइड
दो वेक्टर को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें तो तीसरी साइड ऑपोजिट मैनर में, ऑपोजिट ऑर्डर में इन दोनों का सम होती है। तो ये प्लस ये दोनों सेम ऑर्डर में, मतलब मैं लिखूं OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर इक्वल्स टू OP वेक्टर इक्वल्स टू OP वेक्टर। ध्यान से देखो, अब मुझे OQ वेक्टर नहीं पता, बट इस वाले पैरेललोग्राम को देखो ध्यान से, अगर ये AZ है तो ये भी आपका क्या है AZ वेक्टर, अगर ये आपका AX वेक्टर है तो ये भी किस डायरेक्शन में क्या होगा AX वेक्टर। तो अब आपको OQ वेक्टर फाइंड आउट करना है तो ये वाला ट्रायंगल यूज कर लेना है, ठीक है ना। तो OQ वेक्टर की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी। इसी तरह से हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं यूजिंग ट्रायंगल OQT। आप इसमें ट्रायंगल लॉ बताओ, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम ऑर्डर में है और ये इसका ऑपोजिट ऑर्डर में है, तो OT वेक्टर प्लस TQ वेक्टर इक्वल्स टू OQ वेक्टर। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 डाला, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 डाला। ध्यान से देख बेटा, मैं चाहूं तो OQ वेक्टर की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं और मुझे करना ही है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आपको क्या करना है, OQ वेक्टर की जगह ये वाली वैल्यू यहां पुट करनी है। देन OP वेक्टर कितना हो जाएगा, OP वेक्टर को पहले लिख देता हूं, OP वेक्टर इक्वल्स टू, OQ वेक्टर की जगह लिखा आपने OT वेक्टर प्लस PQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर। देन OP वेक्टर देखो ध्यान से, OP वेक्टर जिसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे A वेक्टर, OP वेक्टर क्या है आपका A वेक्टर इक्वल्स टू OT वेक्टर। देखो OT वेक्टर क्या है AX वेक्टर, बिल्कुल AX वेक्टर है, प्लस TQ देखो TQ वेक्टर क्या है AZ वेक्टर, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे AZ वेक्टर, प्लस QP वेक्टर देखो ध्यान से QP वेक्टर जिसको हमने क्या लिखा है AY वेक्टर, तो इसको हम लिखेंगे AY वेक्टर। अरे रिजॉल्व हो गया आपका वेक्टर इन टर्म्स ऑफ AX AY AZ, यही तो हमें फाइंड आउट करना था। हम AX को x एक्सिस पे ले रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन को i कैप से डिनोट करेंगे, y वाले को j कैप से और z वाले को k कैप से डिनोट कर सकते हैं। तो मैं A वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूं, A वेक्टर इक्वल्स टू AXI कैप, पहले AY लिख लो प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप। ये आपका A वेक्टर इन 3D रिजॉल्व हो गया। आपने वेक्टर तो रिजॉल्व कर लिया, अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया, सॉरी रिजॉल्व वेक्टर तो आपने लिख लिया, A वेक्टर इक्वल्स टू AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप। तो ये तो आपने वेक्टर रिजॉल्व किया है। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। कांसेप्ट यही रहेगा, आपको इसको 3D में ही इमेजिन करना, मैं आपको क्लास में पूरा 3D बताऊंगा, ठीक है ना, पूरा समझा दूंगा। इक्वेशन नंबर 3 जो भी है इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब मुझे A वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो वही कॉन्सेप्ट, जैसे आपने दो ट्रायंगल जो पहले लिए थे ना जिसमें हमने ट्रायंगल लॉ लगाया था। अब ध्यान से देखो ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर, ऐसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसी ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस यूज करना है, यूजिंग ट्रायंगल OPQ, यूजिंग ट्रायंगल OPQ। पाइथागोरस बताओ इसमें क्या होगा, 90 के सामने वाली साइड h, तो आप लिखोगे OP का होल स्क्वायर, OP का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OQ का होल स्क्वायर प्लस QP का होल स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला लग गया। 90 के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज हुई, तो ये हाइपोटेन्यूज OP है, बाद में इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इसकी जो लेंथ है टोटल, OQ का होल स्क्वायर प्लस QP का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से देखो, वापस उसी ट्रायंगल को लो, OTQ, यूजिंग ट्रायंगल OTQ। ध्यान से देखो बेटा OTQ को, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो ये आपका क्या हो गया हाइपोटेन्यूज,
तो OQ का होल स्क्वायर, OQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OT का होल स्क्वायर प्लस TQ का होल स्क्वायर प्लस TQ का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। अब एक्चुअल में आपको क्या करना है, ये जो OQ का होल स्क्वायर है ना बेटा, इसकी जगह आपको वैल्यू पुट करनी है OT का होल स्क्वायर प्लस TQ का होल स्क्वायर। OQ के होल स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू आप यहां पुट कर दो, देन आपके पास OP का होल स्क्वायर आ जाएगा, OT का होल स्क्वायर प्लस TQ का होल स्क्वायर प्लस QP का होल स्क्वायर, और साइड मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका। तो यूजिंग इक्वेशन 4th एंड 5th, यूजिंग इक्वेशन 4th एंड 5th, 4th और 5th से ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, OQ का होल स्क्वायर की ये वाली जो वैल्यू है वो मैं यहां पुट कर रहा हूं, देन OP का होल स्क्वायर इक्वल्स टू OQ का होल स्क्वायर मतलब OT का होल स्क्वायर प्लस TQ का होल स्क्वायर प्लस QP का होल स्क्वायर। और अब ध्यान से देखो, ये जो साइड से की वैल्यूज गिवन है हमें, OP, O से P के बीच की डिस्टेंस मैग्नीट्यूड A का स्क्वायर इक्वल्स टू OT आपका मैग्नीट्यूड कितना है, AX मतलब AX स्क्वायर प्लस TQ को देखो क्या है, AZ का मैग्नीट्यूड, तो AZ का स्क्वायर प्लस QP देखो ध्यान से, QP AY का स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे आप, AY का स्क्वायर। और अब देखो आपको तो A चाहिए था ना, तो बहुत साइड क्या ले लेंगे, अंडर रूट, देन A आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, इसको पहले लिख सकते हैं, Z को बाद में लिख सकते हैं, AZ का स्क्वायर। देन इसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने के बाद अगर वेक्टर आपका कंपोनेंट की फॉर्म में है और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो सिंपल, I के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस K के कंपोनेंट के स्क्वायर का अंडर रूट उसका मैग्नीट्यूड होगा। उसका अंडर रूट क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत इजी, थोड़ी सी मैथ्स है इसमें, ज्यादा टफ नहीं है, ये चीजें आसान है, ये चीजें आसान है। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे डायरेक्शन निकालनी है, मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर, मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर मतलब x एक्स से सपोज अल्फा एंगल पे आपने लिखा, y एक्स से आपने बीटा एंगल पे लिखा और z से गामा एंगल पे लिखा, तो मुझे एक्चुअल में अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो मेरी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान से देखो बेटा, डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर फाइंड आउट करनी है ना, तो इजी है कांसेप्ट, सॉल्व हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट कर लो, अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट कर लो, तो आपको ये पता चल रहा है, देखो ये वाला जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका 90 ये एंगल बीटा और ये A, ये सब आपको पता है, ये AY, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, बीटा के साथ वाली साइड बेस, बेस हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है cos का, तो मैं सिंपल लिख रहा हूं यूजिंग ट्रायंगल OPR। आप एक फॉर्मूला जानते हो बेटा cos का, cos बीटा, अगर ये एंगल बीटा ले रहे हो आप, y एक्सिस से A वेक्टर जो है वो बीटा एंगल पे, तो cos बीटा इक्वल्स टू, आप फॉर्मूला लिखोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब b अपॉन h, देन cos बीटा इक्वल्स टू b कितना, बेस कितना आपका OR, बेस आपका हो गया OR, हाइपोटेन्यूज आपका हो गया OP, देन OR इक्वल्स टू OP cos बीटा, और OR एक्चुअल में आपका क्या है, AY, मैग्नीट्यूड ऑफ AY वेक्टर, इसको हम लिखेंगे AY, OP कितना आपका A cos बीटा। इक्वेशन नंबर जो भी आई नेक्स्ट 4 5, इसको आप 6 दे देना, ये आपके 7 हो जाएगी। cos AY कंपोनेंट जो है वो आया आपका A cos बीटा, AY कंपोनेंट कितना आया A cos बीटा, जैसा बीटा फाइंड आउट करना है तो cos बीटा इक्वल्स टू AY अपॉन A, AY आपको पता था, A पता था, सॉल्व कर लो, फिर बीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स AY अपॉन A फाइंड आउट कर लिया आपने, बीटा इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, मैं एक जनरल फॉर्मूला दिखाता हूं आपको, अगर मैं इसी तरह से cos अल्फा की बात करूं, AX कंपोनेंट की बात करूं, तो वो क्या होगा 10 AX इक्वल्स टू A cos अल्फा। आप इस ट्रायंगल में देखोगे तो वो फिर आप ऐसे फाइंड आउट करोगे, और गामा कितना होगा AZ इक्वल्स टू A cos गामा, इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 9 मान लिया। 7 8 9 को ध्यान से देखो, ये हमारे पास कंपोनेंट आ गए, AX AY AZ कंपोनेंट आ गए, इन तीनों इक्वेशन का स्क्वायर करो और ऐड करो,
7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करो और ऐड करो। यहाँ पे जो cos अल्फा cos बीटा cos गामा है ना, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शनल कोजेन। इनको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्शनल कोजेन। एक्चुअल में अल्फा बीटा गामा जो है वो हमें ए वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्स ए वाई और एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स हमें एंगल या हमें डायरेक्शन बता रही है, इसलिए इनको बोलते हैं cos अल्फा cos बीटा cos गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोजेन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोजेन। इन तीनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करो। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में करेंगे। ए वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन है, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन है। और ध्यान से देखो बेटा, अभी आपने सीखा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर किसके इक्वल है? a स्क्वायर। तो मैं क्या इसकी जगह a स्क्वायर लिख दूं? मैं इसको क्या लिख सकता हूं? a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया पूरे में से cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। क्या a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया? आपके पास इक्वेशन आई, आपके पास इक्वेशन क्या बनी? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हमेशा किसके इक्वल होगी बेटा? 1 के इक्वल। आपके पास इक्वेशन आई cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शनल कोजेन के स्क्वायर का एडिशन हमेशा 1 होता है। इक्वेशन नंबर 10 फाइनली आपको यहीं तक सॉल्व करना है। एक्चुअल में डायरेक्शन तो आप यहीं से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते थे। इस कॉन्सेप्ट को देखो ध्यान से, इसमें कुछ नहीं किया, तीनों को स्क्वायर करके ऐड करा तो हमारे पास इस टाइप का आ गया कि जो cos अल्फा cos बीटा cos गामा जो है वो हमारी डायरेक्शनल कोजेन है। अगर इनका मैं स्क्वायर करके ऐड करता हूं तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 1। डायरेक्शन कोजेन के स्क्वायर का टोटल जो है वो हमेशा 1 होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बेटा हमने 3D के अंदर क्या क्या सीखा, 3D में हमने वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया, उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि 3D में हमने जो पॉइंट दिया है P, वो हमें हवा में सोचना होगा कि बीच में उसकी x एक्स से जो डिस्टेंस हो ax y x से ay और z x से az, और ओरिजिन से जो हमने वेक्टर को डिफाइन किया वो हमारा था a वेक्टर। मतलब मुझे इसको रिजॉल्व करना था इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ x x y x एंड z x। तो a वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना था, a वेक्टर को हमें क्या करना था बेटा? रिजॉल्व करना था, जिसको हम इस तरह से रिजॉल्व कर लेंगे। तो आपको वेक्टर पता चल गया। एक्चुअल में इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 3D में वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो कंपोनेंट x y z तीनों में होंगे। हम उसको ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप लिखेंगे। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फार्मूला वैसा ही है जैसे 2D में सीखा था, i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। डायरेक्शन जो है अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करना थोड़ा सा उससे अलग। ठीक है, तो जैसे अल्फा फाइंड आउट करना है तो इससे सॉल्व कर लेंगे, बीटा फाइंड आउट करना है हम इससे सॉल्व कर लेंगे, गामा सॉल्व करना है इससे सॉल्व कर लेंगे। और फिर अगर हम इनका स्क्वायर करके इस टाइप का कोई कांसेप्ट होना है तो ये इसमें तीनों रिलेशन आते हैं, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। डायरेक्शनल कोजेन का स्क्वायर का एडिशन हमेशा 1 होता है, तो इससे भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3D में रिजोल्यूशन। अब हम देखो वेक्टर में बात करेंगे तो हमारे दो टॉपिक और हैं मेन, वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें हम दो टाइप का प्रोडक्ट पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। बट उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक और हम डिस्कस करेंगे, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर को बार-बार आप काम में ले रहे और मैंने शायद बोला भी है कि ये जो ए वेक्टर है वो एक पोजीशन वेक्टर है। ओरिजिन से जो हम डिस्टेंस देखते हैं, ओरिजिन से हम कोई डिस्प्लेसमेंट या ओरिजिन से हम किसी वेक्टर की बात करते हैं, ओरिजिन से हम स्टार्ट करके और किसी पॉइंट तक जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की भी हम बात कर लेते हैं, जनरल थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत काम आएगा, इंपॉर्टेंट भी है और इसका लॉजिक जो है बहुत काम आएगा आपको। हमारा अगला टॉपिक है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक तरह की डिस्टेंस ही होती है, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो दोनों को ध्यान से, एक जैसी बातें हैं। जैसे आप बात करो कि 2D में बात कर लेते हैं, अपने पास xy प्लेन में हमने एक पार्टिकल की बात करी, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। सपोज एक पार्टिकल xy प्लेन में यहां था, अब आपसे ऐसा पूछा जाए P पॉइंट पे था, आपसे पूछा जाए बताओ इसकी पोजीशन कहां है, कहां पे है,
तो आप इसको एक किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताओगे। इस O को हम एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ओरिजिन 0,0। आपसे पूछा जाए कि O से कितने डिस्टेंस पे है, O से उसकी डायरेक्शन किधर है, कितनी उसकी वैल्यू है, कितने डिस्टेंस पे है, तो हम उसको कैसे बताएंगे। O तो आपका यहाँ है सेंटर पे, तो O से उसकी जो पोजीशन है वो ये हुई। O से जो उसकी पोजीशन है उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, और उसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे बताएंगे। भाई P की डायरेक्शन देखेंगे ना, P की पोजीशन बता रहे हैं, तो डायरेक्शन जो है ना वो P की तरफ होगी ऑलवेज। इस OP को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। OP वेक्टर जो है आपका वो आपका हुआ पोजीशन वेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पोजीशन वेक्टर। पक्का समझ में आ गया। पार्टिकल सबसे पहले P पे था, कोई पार्टिकल था, चींटी समझ लो, चींटी थी, वो यहाँ थी। अगर उसकी पोजीशन पता करें XY प्लेन में, ये कौन सा प्लेन दिया हमने, XY प्लेन, तो हम बोलेंगे X एक्स से कुछ डिस्टेंस है उसकी और Y एक्स से भी कुछ डिस्टेंस है। तो अगर मैं उसकी पोजीशन की बात करूं तो वो ये है OP वेक्टर, जिसको मैं कुछ भी मान लो कि इसकी पोजीशन को मैंने जैसे सपोज R1 से डिनोट किया, R1 वेक्टर। क्लियर है, R1 वेक्टर इसकी पोजीशन वेक्टर है। कुछ टाइम इंटरवल बाद चींटी यहां से चली और सपोज यहां पहुंच गई Q पे, Q पॉइंट पे पहुंच गई, क्या उसकी पोजीशन चेंज हुई? बिल्कुल। पोजीशन मतलब X एक्स से डिस्टेंस पहले कुछ कम थी, अब ज्यादा हो गई, Y एक्स में डिस्टेंस कम हो गई, इसका मतलब उसकी पोजीशन वेरी कर गई। सपोज अब उसकी जो पोजीशन है वो R2 वेक्टर है। इसकी पोजीशन क्या मान ली, R2 वेक्टर। OQ वेक्टर जो है उसकी पोजीशन है, जिसको हम बोलेंगे R2 वेक्टर। OQ वेक्टर भी हमारा क्या है, ये भी पोजीशन वेक्टर है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। बस ये था कि कुछ इंटरवल में पार्टिकल P से Q तक आ गया, इसका मतलब उसकी पोजीशन वेरी कर गई, पोजीशन चेंज हो गई, X एक्स में उसकी डिस्टेंस ज्यादा चल गई, Y एक्स में कम हुई, तो पोजीशन भी आपकी चेंज हो गई। इस टाइप से हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर, ये तो रिप्रेजेंटेशन था। R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है, हम ऐसे बोलेंगे। अब अगला टॉपिक आपने लिखा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताता हूं कि जब पार्टिकल P से Q आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। P से Q के बीच की जो डिस्टेंस है इसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज पार्टिकल P से Q आया है तो उसकी डायरेक्शन इधर ही होगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन, मान लो यहाँ पे पार्टिकल था, वो पार्टिकल यहाँ से आ गया, उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया होगा, तो इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पार्टिकल जब P से Q आ गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ जो है, PQ वेक्टर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम बोलेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। P2Q, उसकी डायरेक्शन ऐसे है। सपोज मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया R12 वेक्टर से, या RPQ वेक्टर भी लिख सकते हैं, P2Q, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। और अगर मुझे अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको कुछ नहीं करना, ट्राइंगल लॉ यूज कर लो। यहां पे यूजिंग ट्राइंगल लॉ, using triangle law in triangle OPQ, OPQ ध्यान से देख बेटा, ट्राइंगल की दो साइड, दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन में सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करनी है। OP वेक्टर एंड PQ वेक्टर, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑपोजिट ऑर्डर है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल। तो हम लिखेंगे OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल्स टू OQ वेक्टर। OP वेक्टर की वैल्यू है R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। मुझे तो R12 चाहिए तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा, R12 वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। R12 वेक्टर क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम PQ वेक्टर के नाम से जान रहे थे, ठीक है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं। हम अगली क्लास में कोई क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे और अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।